नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स बिगिंस। दोस्तों, जैसे आपको पता होगा कि कई दिनों से जब से आरआरबी एनटीपीसी का रिज़ल्ट आया था सीबीटी वन का, तब से लेकर स्टूडेंट के मन में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी थी इस रिज़ल्ट को लेकर के। क्योंकि जो आरआरबी ने बताया था कि वो 20 गुना स्टूडेंट का सिलेक्शन लेगा, लेकिन ऐसा उसने किया नहीं। सिर्फ 11 गुना स्टूडेंट का ही सिलेक्शन लिया गया, जिसकी वजह से स्टूडेंट में काफ़ी खासा नाराज़गी थी। बाद में कई सारे क्लैरिफिकेशन दिए गए थे आरआरबी की तरफ से, जिसमें उन्होंने 20 गुना रोल नंबर्स को सिलेक्ट करने की बात कही थी। उसका नोटिफिकेशन मैंने आपको बताया था। उसमें उन्होंने दिखाया था कि 20 गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, लेकिन एक कैंडिडेट का एक से ज़्यादा बार रोल नंबर होने की वजह से वो 20 गुना शो होता है। लेकिन ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर यूनिक स्टूडेंट होना चाहिए था। यानी कि अगर एक स्टूडेंट का 4 बार नाम आया है तो कोई बात नहीं, 4 बार रहे, अच्छी बात है कि उसका 4 पोस्ट के लिए सिलेक्शन हुआ है। बट वो 4 बार ना काउंट किया जाए, वो एक ही बार काउंट किया जाए, ऐसा बच्चों का डिमांड था। तो ऐसे में कई सारे स्टूडेंट ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया था पटना में। और इसके बाद ग्रुप डी को लेकर के भी यहाँ पर स्टूडेंट में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी हो गई, जब ग्रुप डी को लेकर के सीबीटी टू का एग्ज़ाम होने के लिए यहाँ पे बात कही गई कि अब ग्रुप डी में भी सीबीटी टू कराया जाएगा। ऐसे भी ये दोनों ही बातें जो थी वो स्टूडेंट के लिए काफ़ी सारा क्वेश्चन मार्क रेज कर रही थी। और उनका जो कई सालों का जो प्रिपरेशन था, एक्चुअली 2019 में ये दोनों ही फॉर्म एक साथ आए हुए थे और इन दोनों ही फॉर्म में करोड़ों बच्चों ने अपना एप्लीकेशन दिया था। ऐसे में काफ़ी सारे लोगों की उम्मीदें थी कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके वो अपनी जॉब को क्लियर करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट के स्लो रवैये, आरआरबी की स्लो प्रोसेस की वजह से यहाँ पर अब तक एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो पाया था। किसी तरह प्रोटेस्ट करने के बाद एनटीपीसी सीबीटी वन का एग्ज़ाम 2020 में हुआ, लेकिन उसका रिज़ल्ट फाइनली अभी जा कर के जनवरी में आया। और रिज़ल्ट में भी काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई, जिसकी वजह से स्टूडेंट ने इसके लिए प्रोटेस्ट किया। इस एग्ज़ाम को रिवाइज रिज़ल्ट देने के लिए यहाँ पर डिमांड की गई कि रिवाइज किया जाए रिज़ल्ट को। साथ में ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी नहीं हो पाया था, इसका तो अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन भी नहीं मिला था। तो इसके लिए भी प्रोटेस्ट हो रहा था कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम कराया जाए। फाइनली ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए 23 फरवरी का डेट आया, जिसमें बताया गया कि 23 फरवरी से ग्रुप डी का एग्ज़ाम कराया जाएगा। लेकिन जैसे ही ये डेट आता है, उसके कुछ ही दिन बाद यहाँ पे आरआरबी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है कि अब ग्रुप डी में भी सीबीटी टू का एग्ज़ाम होगा। तो ऐसे में एक तो एग्ज़ाम नहीं करा रहे थे, ऊपर से जब एग्ज़ाम की घोषणा हुई तो इन्होंने एक ऐसी चाल चली जिसकी वजह से बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए और इस चीज़ के लिए लेके भी प्रोटेस्ट किए गए। आपने कई सारे वीडियो देखे होंगे जिसमें स्टूडेंट को पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है। और इस तरीके से एक स्टूडेंट की जो आवाज़ है उसे दबाने की कोशिश की जा रही है। फाइनली जो भी स्टूडेंट और टीचर्स ने मिल करके हम सब ने जो ट्विटर पे कैंपेन किया, और आप सभी लोगों ने जो भी अपना योगदान दिया इस ट्विटर कैंपेन और फिजिकल प्रोटेस्ट जो हुए थे, उसकी वजह से अब जाकर के आरआरबी ने यहाँ पर एक फाइनल नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें उन्होंने एग्ज़ाम को ही पोस्टपोन कर दिया। उन्हें रिज़ल्ट देना चाहिए था और क्लैरिफाई करना चाहिए था, इसके बदले में इन्होंने एग्ज़ाम को ही पोस्टपोन कर दिया। इतने टाइम बाद एक तो टाइम आया था यहाँ पे एग्ज़ाम देने का, काफ़ी अच्छा सारा प्रिपरेशन था बच्चों का, लेकिन यहाँ पर एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया। हालांकि ये इतना बड़ा मैटर नहीं था जिनके लिए इन्होंने इस तरीके से एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया है। फाइनली फिर भी अगर ये अच्छे तरीके से करा लें तो हम सब के लिए अच्छा ही होगा। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ है और उसके लिए जो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है उसमें इन्होंने क्या क्या बातें बताई हैं। एनटीपीसी का जो अभी सीबीटी टू एग्ज़ाम होना था 15 फरवरी से, जो स्टार्ट करने की बात कही थी इन्होंने, क्या अब वो कब होगा ये आपको जानना होगा। और जो आरआरबी ग्रुप डी में सीबीटी टू होने के लिए इन्होंने बोला है, तो वो सीबीटी टू का जो एग्ज़ाम होगा अब वो कब होगा ये आपको यहाँ पे देखना होगा कि अब सीबीटी टू का जो रिज़ल्ट आरआरबी ग्रुप डी में होगा या नहीं होगा, या फिर आरआरबी ग्रुप डी का वन स्टेज का जो एग्ज़ाम था वो होगा या नहीं होगा। ये सारी बातें यहाँ पर नोटिफिकेशन में दी गई हैं। इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या नोटिफिकेशन जारी की गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने ओपन किया है यहाँ पर पूरा ये जो रिजल्ट नोटिफिकेशन है, भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से आई है।
आज जो 26 जनवरी है, आज ही के दिन ये नोटिफिकेशन आया, मैंने इसे देखा आज, जिसमें देखिए क्या बातें बताई गई हैं ये आपको समझना होगा और क्या डिमांड की गई है इसमें भी आपका साथ चाहिए। और आपकी जो भी मांगे हैं यहाँ पर मांगी गई हैं, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। देखिए इसमें लिखा गया है कि 14 से 15 जनवरी 2022 को रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा जारी की गई गैर तकनीकी लोकप्रिय कोटियों की केंद्रीकृत रोजगार सूचना 1/2019 की प्रथम चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा के परिणामों के संबंध में उम्मीदवारों द्वारा उठाए गए मुद्दे और संशयों की जांच करने के लिए एक उच्चाधिकारी समिति की गठन की गई है। तो यहाँ पर एक समिति की गठन कर दी गई है इस चीज़ के लिए कि जो भी रिजल्ट आया था वो किसने हद तक सही है, क्या जो मांग है स्टूडेंट की वो मानी जानी चाहिए नहीं, इसके ऊपर चर्चा करने के लिए यहाँ पर ये समिति बैठाई गई है। ठीक है, अब इस समिति में जो भी लोग हैं उनके यहाँ पे नाम भी दिए गए हैं। यहाँ पे कुल 5 लोग हैं, जिसमें आप देख सकते हैं श्री दीपक पीटर हैं जो प्रधान कार्यालय निदेशक के अध्यक्ष हैं रेलवे बोर्ड के। श्री राजीव गांधी जी हैं जो सदस्य सचिव हैं रेलवे बोर्ड के। आदित्य कुमार जी हैं, ये भी इसके सदस्य हैं, मुख्य कार्मिक अधिकारी हैं पश्चिम रेलवे के। श्री जगदीश अलगर जो कि चेन्नई रेलवे के सदस्य हैं, और श्री मुकेश गुप्ता जो कि आरआरबी भोपाल से रिलेटेड हैं। तो ये 5 लोगों को यहाँ पर समिति बनाई गई है जो इस बात के लिए जांच करेगी कि जो भी स्टूडेंट के डिमांड हैं और जो रेलवे ने रिजल्ट दिए हैं उनमें जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है और उन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए जांच कमेटी बैठाई गई है। देखिए इसमें बताया गया कि यह समिति उम्मीदवारों द्वारा उठाए गए निम्नलिखित मुद्दों की जांच करेगी और अनुशंसाएं देंगी, अपनी बातों को वो बताएगी। इसमें इन्होंने कहा है कि केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना 1/2019 गैर तकनीकी लोकप्रिय कोटि यानी कि एनटीपीसी की प्रथम चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा के परिणाम और शॉर्ट लिस्ट किए गए मौजूदा उम्मीदवारों को प्रभावित किए बिना, ये बहुत बड़ी लाइन है, जो भी अभी लिस्ट में जिनका भी नाम है उनको प्रभावित किए बिना, मतलब ऐसा नहीं होगा कि जो भी रिवाइज रिजल्ट अगर आता है तो उनका नाम हटेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जिनका नाम आ चुका है उनको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। उनको प्रभावित किए बिना उम्मीदवारों को शॉर्ट लिए जाने की प्रयुक्त विधि को यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, दूसरा है केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना RRC 1/2019 में द्वितीय चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा लागू किया जाना। ये 2 विषय हैं जिसमें मैंने बताया कि ग्रुप डी में भी CBT 2 की जो बात कही गई है उसके ऊपर भी यहाँ पर इस समिति को चर्चा करना है। ये 2 मेन बातें थी, इन दोनों ही बातों पर ये चर्चा करेंगे। इसके लिए आपके सुझाव मांगे गए हैं। यहाँ पर उम्मीदवार अपने सुझाव को निम्नलिखित आईडी पर, ईमेल आईडी पे पोस्ट करना है rrbcommittee@railnet.gov.in पर। तो आप जो भी इन दोनों विषयों से संबंधित जो भी आपकी राय है, जो आपकी सजेशन है, वो आप इस ईमेल आईडी पे जा कर के भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है कि रेलवे ने हमारी अनुशंसाएं मानी हैं, हमारे जो डिमांड हैं उसको पूरा करने की बात कही है, अच्छी बात है। लेकिन इसे थोड़ा सा क्विक करना चाहिए था, इन्होंने इसके लिए काफ़ी लंबा टाइम ले लिया है, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। फिर भी देखते हैं यहाँ पर और बातें क्या बताई गई हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि सभी रेलवे भर्ती बोर्ड के अध्यक्षों को भी उनके मौजूदा चैनल के माध्यम से उम्मीदवारों की शिकायतों को प्राप्त करने तथा इन शिकायतों को संकलित कर समिति को भेजने का निर्देश दिया गया है। उम्मीदवारों को अपने संशयों को भेजने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया गया है। ठीक है, जिसमें आप 16 फरवरी तक ऐसा कर सकते हैं, यानी 16 फरवरी तक आप इस ईमेल आईडी पर अपनी बातों को भेज सकते हैं। समिति इन संशयों की जांच के बाद अनुशंसाएं 4 मार्च तक देगी। समझ में आ रही बात? जो एग्ज़ाम हमारा 14 फरवरी के बाद यानी 15 से 18 फरवरी तक के लिए होना था, अब ये एग्ज़ाम रुक चुका है। अब इसमें बताया गया है कि 16 फरवरी तक हमारी जो अनुशंसाएं हैं वो इस ईमेल आईडी पे सेंड करनी है। जब भी आपको मौका मिले आप कर सकते हैं। इसके बाद 16 फरवरी के बाद ये 4 मार्च तक का इनके पास टाइम रहेगा इस समिति के पास, जो अपनी बातों को बताएंगे कि एक्चुअली में जो भी स्टूडेंट की बातें हैं उस पर इन्होंने क्या कदम उठाया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ बताया जा रहा है कि उपरोक्त को देखते हुए 15 फरवरी 2022 से प्रारंभ होने वाली केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना गैर यानी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है वो, और 23 फरवरी से जो ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम शुरू हो रहा था, इन दोनों ही एग्ज़ाम को क्या कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, तो अब जा कर के यहाँ पर मतलब कि ये जो दोनों एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन्ड कर दिए गए हैं। अब दोनों एग्ज़ाम नहीं होंगे। कब होंगे इसके बारे में यहाँ पे कोई भी सूचना नहीं दी गई है।
तो ऐसा उम्मीद लगाया जा सकता है कि अगर ये 4 फरवरी तक अपनी अनुशंसाएं दे सकते हैं और उस पर अगर किसी भी तरह का विरोध नहीं होता है, जो भी स्टूडेंट की मांग होती है उसे वो फुलफ़िल करते हैं, है ना। हमारे जो डिमांड है उसे फुलफ़िल करते हैं और जो भी रूल्स लेकर के आएंगे नेक्स्ट में, चाहे वो CBT 2 के लिए हो एंड ग्रुप डी के लिए, या फिर जो रिज़ल्ट की बात है उसको अगर वो ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट करते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे किसी भी तरह का डिबेट नहीं होगा। और इस तरीके से अगर ये 4 फरवरी तक देते हैं तो मे बी एट द लास्ट ऑफ द मार्च, यानी कि अब ये समझ लो कि लास्ट ऑफ द मार्च में ही पेपर दोबारा कंडक्ट हो पाएगा, क्योंकि इनके पास भी फिर स्टूडेंट के लिए टाइम होगा मार्च के लास्ट तक या फिर फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक ये जा सकता है। तो ऐसे में एक लंबा टाइम 2 से 3 महीने का हो रहा है यहाँ पर। फिर भी अगर ये चीज़ें ठीक ढंग से हो जाए तो अच्छी बात है, देर से आए लेकिन दुरुस्त है, ये अच्छी बात होती है। ठीक है, काफ़ी सारे लोगों का मोटिवेशन है इनके साथ में, हमारा जो उम्मीदें हैं एक तरीके से गवर्नमेंट जॉब की वो फिलफिल हो जाए तो और अच्छी बात होगी। तो कुल मिलाकर देखते हैं कि अभी आरआरबी की जो मंशा है वो प्रोटेस्ट करने की वजह से चेंज हुआ है, या फिर अभी जो यूपी इलेक्शन का चुनाव है सिर्फ उसको ये लोग चाहते हैं किसी भी तरीके से पार करना, या फिर ये इनकी मंशा है वो कहीं ना कहीं इनके 4 मार्च के जो भी अनुशंसाएँ आएंगी उससे पता चल ही जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ पर 10 मार्च तक इलेक्शन जो भी होने वाले चुनाव वो ख़त्म हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में। तो क्या इनकी मंशा ऐसा तो नहीं है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को ये पार करना चाहते हैं, हो भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज़ है, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ये लोग काम करते हैं। तो हमारी मांगों को ये सुन रहे हैं और देखते हैं, अगर सब कुछ अच्छा होता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तब तक हम आपको करना क्या है ये भी आपको समझना होगा कि देखिए एग्ज़ाम तो होगा, ऐसा तो है नहीं कि एग्ज़ाम नहीं होगा, 2 महीने में हो या 3 महीने में हो, ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम होगा और ग्रुप NTPC का भी एग्ज़ाम होगा। तो ऐसे में अभी आपको हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना है, आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। ठीक है, जो भी आपकी तैयारी आप कर रहे हो, जहाँ से भी कर रहे हो, आप पूरे फुल मन के साथ, अब जब अगर आपको 120 में से अगर आपके 80 नंबर आ रहे थे या फिर 90 नंबर आ रहे थे या कम भी आ रहे थे, तो आप कोशिश करिए कि उससे ज़्यादा नंबर लेकर के आएँ, है ना। ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करिए, अभी और अच्छा मौका मिला है अच्छे से प्रिपरेशन करने की, तो आप उनको अच्छे से तैयारियाँ करो। इसके अलावा मैं बता दूं कि आप मेरे ही चैनल पे जीके और जीएस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको मैं कराता हूँ यहाँ पर। अभी ये बायोलॉजी का सेशन मैं चला रहा हूँ, ठीक है, जिसमें मैं रोज़ाना आपको 25 क्वेश्चन यहाँ पे कराता हूँ बायोलॉजी से, और जिसमें आप कुछ एक तरीके से ऑब्जेक्टिव वाइज जो कि आपके आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसे प्रश्न जो कई बार परीक्षाओं में पहले ही पूछे जा चुके हैं और आगे आने की जिनकी संभावना है, ऐसे प्रश्नों को मैं यहाँ पे संकलित करता हूँ जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आप उसे ज्वाइन करिए और पढ़ाई करते रहिए, ताकि जब भी एग्ज़ाम हो तो आप हमेशा तैयार रहिए। ठीक है, यानी कि एक मतलब ये हुआ कि आप हमेशा तैयार रहिए अपने एग्ज़ाम को लेकर के, एग्ज़ाम जब भी हो आप उसे एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।